चलो सुधांशु देख लेना एक बार। देखना आवाज आ रही। चलो तो फिक्स डिपॉजिट के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फिर से कि फिक्स डिपॉजिट का जो आपने नेचर देखा, ठीक है, कि फिक्स डिपॉजिट में आप एक फिक्स इंटरवल के लिए अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो। अगर उससे पहले आप विड्रॉ करते हो तो बैंक टू बैंक डिफर करता है कि विथड्रॉल पे यानी प्री मैच्योर विथड्रॉल पे आपका पेनल्टी कोई बैंक लगा भी सकता है और कई बैंक आपका एग्जेम्प्ट कर देते हैं, मतलब आपका जो पेनल्टी है वो नहीं लगाते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल पे। चेक की फैसिलिटी आपको ऐसे अकाउंट पे नहीं मिलती है, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट। सुधांशु, ठीक है ना। चलो तो सेविंग बैंक अकाउंट के कंपेरिजन में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरा वाला जो पार्ट है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या कहता है? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट कंबाइन करता है फीचर्स किसके? करेंट अकाउंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के। अब ये दोनों के फीचर कंबाइन करने का मतलब क्या है कि एक तरफ आपको ट्रांजैक्शन करने की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने की सुविधा आपको फिक्स डिपॉजिट में नहीं है। आप इससे आप लेन देन या फिर अमाउंट आप सेंड नहीं कर सकते हैं या फिर ऐसे अकाउंट में रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको पेमेंट करना है या फिर पेमेंट रिसीव करना है, वो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट में मिल जाएगा। दूसरे तरफ अगर हम फिक्स तो ये वाला जो फीचर था ट्रांजैक्शन करने की वो किससे रिलेटेड हुआ? करेंट अकाउंट से, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में ट्रांजैक्शन की कोई सुविधा नहीं है। तो अब फिक्स डिपॉजिट के बेनिफिट या फिर हम फीचर्स को इंक्लूड करें किसमें? सेविंग डिपॉजिट में, तो कौन सा फीचर होगा? इंटरेस्ट वाला पार्ट। जिस तरीके से फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है ठीक उसी तरीके से सेविंग अकाउंट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। डिफरेंस ये है कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग के कंपेरिजन में ज़्यादा मिलता है, यानी सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट जो रेट है वो कम रहता है, ठीक है। तो डिपॉजिट में अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या और फैसिलिटी मिलती है सेविंग डिपॉजिट में। तो चेक की फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है, आप चेक से पेमेंट कर सकते हो या फिर चेक से आप विड्रॉ भी कर सकते हो। तो चेक की फैसिलिटी मिल जाती है विड्रॉ करने के लिए या फिर चेक से दूसरे को आप पेमेंट भी कर सकते हो। लेकिन साथ में ही आपको ऐसे अकाउंट पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज किए जाते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो सकते हैं या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी क्या हो सकता है, लिमिट क्या हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, विथड्रॉल या फिर मैक्सिमम अमाउंट कितना आप विड्रॉ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, यानी कम्प्लीटली करेंट डिपॉजिट जैसा इसमें फैसिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में जैसे आपके ट्रांजैक्शन पे कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन लिमिट भी जैसे कुछ आपका फ्री में हो जाता है कि इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे तो वो फ्री रहेंगे। उसके बाद अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो क्या होगा? सर्विस चार्ज इम्पोज किया जाएगा बैंक के द्वारा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट यूज को, यानी बहुत ज़्यादा आप इसमें ट्रांजैक्शन ना करें या फिर विथड्रॉल ना करें, इसके लिए क्या किया जाता है? इसको डिस्करेज करने के लिए रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता है सेविंग अकाउंट होल्डर्स के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमने बात ही कर ली कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है लेकिन फिक्स डिपॉजिट का कंपेरिजन में कम होता है। तो इस तरीके से करेंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट दोनों चेकेबल डिपॉजिट होते हैं, यानी चेक की फैसिलिटी इसमें मिलती है। जबकि फिक्स डिपॉजिट क्या होती है? नॉन चेकेबल डिपॉजिट होती है, यहाँ पे चेक आपको नहीं मिलता है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। अच्छा, सेविंग अकाउंट के बारे में एक और बात कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा अकाउंट सेविंग के हैबिट को डेवलप करने के लिए किया जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड है
उसके सेविंग के हैबिट को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए या फिर इनकरेज किया जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए, इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने के लिए या फिर जनरेट करने के लिए। चलो अगले वाले पार्ट में आ जाओ, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो बैंक का प्राइमरी फंक्शन के अंदर जो पहला काम था वो क्या था, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। अब जब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होती है। क्रेडिट क्रिएशन की एक्टिविटी मतलब लोन्स एंड एडवांसेज डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो फंड डिपॉजिट के फॉर्म में एक बैंक के पास आ रहा है, इस डिपॉजिट का इस्तेमाल किया जाता है लोन जनरेट करने के लिए, लोन क्रिएट करने के लिए, या फिर जो भी डेफिसिट सेक्टर है, नीडी सेक्टर है, जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है, जिसको लोन चाहिए, वो हम क्या करते हैं, हम यानी हम बैंक की बात करें, यहाँ पे बैंक लोन उनको प्रोवाइड करता है। तो बैंक क्या करता है, इसी डिपॉजिट का इस्तेमाल करता है लोन क्रिएट करने के लिए, लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब कैसे किया जाता है क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है उसमें आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब एडवांसिंग ऑफ लोन के बारे में बात कर लेते हैं कि लोन किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, जब डिपॉजिट आया तो कहीं ना कहीं बैंक ये देखता है कि इस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये बैंक में आइडल या फिर बिना किसी काम के न पड़े रहें। तो इसके लिए क्या करना होगा, बैंक इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर देगी। तो डिपॉजिट जो भी बैंक के पास आ रहे हैं वो ऐसा कोशिश रहता है किसी बैंक का कि वो आइडल न रहें, व्यर्थ ऐसे बैंक में पड़े न रहें, इसका यूज किया जाए। तो क्या करते हैं, कुछ पैसा रिजर्व के फॉर्म में रख के और बाकी क्या किया जाता है, कमर्शियल बैंक के द्वारा लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आपने क्या किया, सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश आप रिजर्व के फॉर्म में बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द बैंक क्या करते हैं, रिजर्व में रख के और बाकी को लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी आपके बॉरोवर होते हैं, और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और वही इंटरेस्ट क्या होता है, किसी भी बैंक के लिए इनकम या फिर प्रॉफिट के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। तो अलग अलग तरीके के आपके लोन और एडवांसेज के, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेज के टाइप्स हैं। तो इसमें हम टाइप्स देख लेते हैं कि एडवांसिंग ऑफ लोन किस किस तरीके से किया जा सकता है। पहला इसमें लिख लो, वो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, शॉर्ट में इसको सीसी भी कहते हैं, ठीक है, कैश क्रेडिट। तो ये लोन देने का कौन सा तरीका है, ये किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं लोन जनरेट करने के लिए। तब देखो, जो भी बॉरोवर है जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है, बैंक के पास जाता है, तो बैंक उस बॉरोवर की क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे वो इंश्योर करते हैं कि कैश क्रेडिट देना है कि नहीं देना है। कैश क्रेडिट ये लोन देने का ही एक तरीका है। तो इसमें क्या किया जाता है, बैंक के द्वारा एक लिमिट प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। बैंक के द्वारा कैश क्रेडिट के अंतर्गत एक लिमिट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इस लिमिट तक आप पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 1 लाख का लिमिट बैंक के द्वारा दे दिया गया, तो अब जो बॉरोवर है क्या कर सकता है, जब जरूरत पड़ेगी जितने भी अमाउंट की अप टू 1 लाख रुपीज, वो यहाँ से क्या कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है। यानी अगर किसी भी बॉरोवर के लिए कैश क्रेडिट का प्रावधान कर दिया गया तो उसको 1 लाख, मतलब हमने अगर एग्जांपल लिया है, तो अगर लिमिट उसको 1 लाख तक का मिला है तो जरूरत के हिसाब से वो 5,000 भी विड्रॉ कर सकता है, 10,000 भी कर सकता है, 50,000 भी कर सकता है, और मैक्सिमम 1 लाख तो कर ही सकता है। तो 1 लाख तक विड्रॉ कर सकता है, और फिर जब उसका काम हो जाए तो फिर अपना पैसा क्या कर सकता है, डिपॉजिट भी कर सकता है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस आपका चलता रहता है। मतलब सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो लिमिट सैंक्शन किया गया है बैंक के द्वारा बॉरोवर को, उस लिमिट के अंदर वो कितनी बार भी विथड्रॉ कर सकता है। कितनी बार भी मतलब 1 लाख के अंदर
1-1 हज़ार करके 10 ट्रांजेक्शन कर ले, 20,000 ट्रांजेक्शन कर ले, या फिर जरूरत के हिसाब से वो जितना जब मर्जी चाहे निकाल सकता है। और इसके बाद फ्रीक्वेंट बेसिस पे जब उसके पास पैसे होंगे तो वो इसी अकाउंट में क्या करेगा, डिपॉजिट भी करता जाएगा, यानी डेबिट और क्रेडिट दो चीजें इसमें होंगी। तो सिंपली अब यहाँ पे बात आएगी कि इंटरेस्ट किस अमाउंट पे पे किया जाएगा, क्या जो सैंक्शन लिमिट है 1 लाख का उस पे, या फिर जब जितनी बार जितना अमाउंट निकाल रहे हैं जितने ड्यूरेशन के लिए उस पे आपको इंटरेस्ट देना है। बात समझ में आ रही है कि आप जब भी जितना पैसा निकालोगे जितने ड्यूरेशन के लिए उतने ड्यूरेशन के लिए ही उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना है। यानी अगर आपने 1 लाख का यहाँ पे सैंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, आपने जब कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन कराया, ठीक है, तो अगर 1 लाख का लिमिट मिल गया तो पूरे पूरे 1 लाख पे आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 महीने के लिए उसमें से 50,000 ही निकाला है तो इंटरेस्ट भी आपको 1 महीने के लिए 50,000 पे ही देना है। बात आ रही समझ में ना? तो 50,000 पे आपको 1 मंथ के ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो बोरोवर कोई भी अमाउंट जो उसके लिमिट के अंदर है, कैश क्रेडिट लिमिट के अंदर, वो निकाल सकता है। और इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा वो एक्चुअल में जितना अमाउंट निकाला है जितने ड्यूरेशन के लिए उतने पे ही उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत है, पूरे लिमिट पे देने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो कैश क्रेडिट ये वो लोन है जो बोरोवर को करेंट एसेट जैसे कि शेयर्स, स्टॉक्स या फिर बॉन्ड, इसके बेसिस पे उसको दिया जाता है। आगे बात समझ में करेंट यहाँ पे कैश क्रेडिट की वैभव आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिमांड लोन क्या होता है? दूसरा तरीका है आपका लोन प्रोवाइड करने का, डिमांड लोन। ठीक है, डिमांड लोन्स। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है बैंक के द्वारा वो डिमांड लोन है, यानी बैंक कभी भी इसको रिकॉल कर सकती है, मतलब मांग सकती है अपना पैसा। डिमांड लोन बैंक कभी भी क्या कर सकती है, डिमांड लोन है तो लोन का अमाउंट रिकॉल कर सकती है या डिमांड कर सकती है, और फिर बोरोवर को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिमांड लोन ये वो लोन है दैट कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय बैंक एट एनी टाइम। बैंक कभी भी ये पैसा आपसे वापस मांग सकती है। जैसे डिमांड डिपॉजिट आपने डिस्कस किया ना, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि जब आपने डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है तो जब मर्जी आप बैंक में जाके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, बैंक मना नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जो डिमांड लोन है ठीक उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे जो डिमांड लोन है ठीक उसी तरीके से बैंक आपको लोन दे रही है और बैंक कभी भी ये पैसा डिमांड कर सकती है, आपसे रिकॉल कर सकती है और फिर आपको वापस करना पड़ेगा। तो डिमांड लोन में, ठीक है, जितना भी लोन आपको सैंक्शन किया जाएगा इंटरेस्ट किस अमाउंट पे किया जाएगा इस केस में, ठीक है। जो डिमांड लोन आप लेंगे, ठीक है, या फिर बैंक जो डिमांड लोन आपको प्रोवाइड करेगी तो डिमांड लोन का जो अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो डिमांड लोन आपने देखा, ठीक है, तो देखने का मतलब है कि ऐसे समझो कि डिमांड लोन आपको, अगेन मैं 1 लाख वाला एग्जांपल लेता हूँ, 1 लाख का दे दिया गया। अब आप उसमें से 50,000 आपने यूज किया, हो सकता है कि 40,000 यूज किया, या फिर हो सकता है 70,000 यूज किया। तो अब ये बताओ कि इंटरेस्ट आपने जितना पैसा यूज किया उस पे लगेगा, या फिर डिमांड लोन का जो अमाउंट था जितना आपको मैक्सिमम क्रेडिट किया गया उस पे लगेगा, एंटायर सम। ठीक है, टोटल जो वैल्यू होगी डिमांड लोन की, जितना आपको डिमांड लोन प्रोवाइड किया गया उस पूरे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, भले ही आपने उसमें से
कम अमाउंट अपने लिए यूज किया होगा या फिर कम विड्रॉ किया होगा, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है। आपको जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा वो पूरे अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, चलो अब तीसरा देख लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स ऐसे लोन जनरली पर्सनल लोन के नेचर के होते हैं। पर्सनल लोन, ठीक है। तो पर्सनल लोन जैसे आपको कोई एक स्पेसिफिक ओकेजन आ गया, कभी शादी विवाह, ऐसे कुछ कोई इवेंट आ गए, तो ऐसे सिचुएशन में आप शॉर्ट टर्म के लिए, एक छोटे अवधि के लिए आप अमाउंट विड्रॉ करते हो, बैंक से लोन लेते हो। शॉर्ट टर्म जनरली हम 1 साल या फिर उससे कम की अवधि को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये पर्सनल लोन के नेचर के होते हैं और जनरली कोई ना कोई एक कोलेट्रल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में ये आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो टोटल अमाउंट है लोन का वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और बोरोवर क्या करेगा, अपने हिसाब से जितना भी फंड की उसमें से रिक्वायरमेंट है वो यूज कर सकता है, जितना उसको लोन दिया गया है। अब यहाँ पे बात आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो किस अमाउंट पे किया जाएगा, जितना लोन का वैल्यू है, यानी टोटल जो अमाउंट आपको लोन के फॉर्म में दिया गया है उतना, या फिर आप उसमें से जितना यूज कर रहे हैं उस पे। अगेन इसमें भी एंटायर सम यानी टोटल अमाउंट जो लोन के फॉर्म में आपको क्रेडिट किया गया है, सैंक्शन किया गया है, उस पे लगेगा, न कि आपने उसमें से जितना यूज किया है उसके ऊपर। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द एंटायर सम ऑफ लोन ग्रांटेड, जितना भी लोन आपको प्रोवाइड किया गया है उस पूरे सम पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म लोन। याद रखना ये पर्सनल लोन के नेचर का होता है और किसी न किसी एक कोलेट्रल सिक्योरिटी के बेसिस पे, आधार पे आपको प्रोवाइड किया जाता है ये लोन। ठीक है, देख लो यहाँ तक, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताओ। डिमांड लोन में, डिमांड लोन में भी कोलेट्रल सिक्योरिटी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली कोई भी लोन है आपका कोलेट्रल सिक्योरिटी के बेसिस पे ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब जैसे एजुकेशन लोन की बात करें तो उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट तक आपका कोलेट्रल फ्री रहता है, वहाँ पे कोलेट्रल या फिर कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती है। बाकी जनरली जो भी लोन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कहीं ना कहीं उसमें आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के लोन जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, कोलेट्रल फ्री लोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है अलग अलग टाइप्स के लोन के बेसिस पे। ठीक है, नहीं, कोलेट्रल सिक्योरिटी तो बैंक डिसाइड करता है ना। बैंक टाइप ऑफ लोन ये बॉर्रोवर देखेगा ना कि उसको किस तरीके का लोन का रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कैश क्रेडिट है, ये जनरली बिजनेसमैन इस तरीके का अकाउंट ओपन करते हैं कि एक लिमिट मिल जाता है तो उस लिमिट के अंदर क्या करते हैं, अपना ट्रांजेक्शन करते हैं। फंड की रिक्वायरमेंट हुआ, विड्रॉ कर लिया, और उनके पास अगर पैसा आ गया तो फिर क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। तो इसलिए वो जिस टाइम पीरियड में जितना अमाउंट निकालते हैं उतने ही टाइम पीरियड के लिए उनको इंटरेस्ट देना होता है। बाकी सारे में क्या है कि आपने एक बार लोन सैंक्शन हो गया और लोन अकाउंट में वैसे पड़ा भी रहा, आपने यूज नहीं भी किया, तो उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलो एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं, कोई नहीं कल की क्लास में देखते हैं। यहाँ